स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल कपिल सर की पाठशाला। तो बच्चे, आज आपके लिए मैं लेके आया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मुझे पता है आज कुछ बच्चे बहुत डर रहे हैं, सर डर लग रहा है इकोनॉमिक्स से, तैयारी अच्छे से नहीं हुई, बहुत घबरा रहे हैं। या कुछ बच्चे जो बहुत अच्छी तैयारी है फिर भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपको पेपर में मिलने वाले हैं। आंखें बंद करके ये क्वेश्चन कर लेना, मैं लिख के दे रहा हूं, आपका 80 to 90% पेपर इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हेलो स्टूडेंट, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई 2024। मैं आपको एक बात बता दूं बच्चे, जितने भी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनमें से हर एक क्वेश्चन कभी ना कभी सीबीएसई बोर्ड में जरूर आया है, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कई बार आए हैं, मतलब 5-5, 6-6 बार रिपीट हो चुके हैं वो क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको अच्छे से पता है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में से 17 क्वेश्चन आने वाले हैं, टोटल 17 क्वेश्चन मिलेंगे, जिनमें से 10 क्वेश्चन आपके 1 मार्कर है, जिनमें एमसीक्यूज भी होगा, फिलअप्स भी होगा, मैच द कॉलम भी होगा, असर्शन रीजनिंग भी होगी। अब जो बचे 7 क्वेश्चन उनमें कुछ चॉइसेस वगैरह भी होगी। मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें से आपको यहीं से मिलेंगे और अच्छे से करके जाइए। बच्चे 25 साल हो गए हैं मेरे को पढ़ाते हुए, और इन क्वेश्चंस को डालते हुए, सिलेक्ट करते हुए मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस लगा दिया है, एंड आई होप आपको हर क्वेश्चन इसी में से मिलने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। मेरे बच्चे 10 नंबर की वेटेज है इसकी सीबीएसई में। अब इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आपको करना है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कुछ डिफरेंसेस बड़े अच्छे से करके जाइएगा। जैसे कि पहला डिफरेंस है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है। देन जो हमारी टाइप्स ऑफ गुड्स वाला क्वेश्चन आता है शुरू में, इकोनॉमिक गुड्स, नॉन इकोनॉमिक गुड्स, फिर उनके हम टाइप्स करते हैं, तो उसमें इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, इनको बड़े अच्छे से करके जाइएगा। इनके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस के ऊपर। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या डिफरेंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है ये भी। एंड फिर नेट इन्वेस्टमेंट, पहले तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, फिर नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, अच्छे से इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए, फॉर्मूलाज अच्छे से आना चाहिए। देन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ए 2 सेक्टर इकोनॉमी। पता नहीं कितनी बार पूछा गया भैया ये क्वेश्चन। कई बार सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 2 सेक्टर इकोनॉमी डायरेक्ट आ जाते हैं, कई बार टीचर पूछ लेता है एक्सप्लेन द डिफरेंट फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो आपको हर तरह से तैयार होना चाहिए। और टीचर कई बार ये भी पूछ लेता है डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। सर्कुलर फ्लो फर्दर 2 तरह का होता है, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, उसके ऊपर भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। और फिर मेरे बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये रहता है स्टॉक एंड फ्लो। भाई स्टॉक क्या है, फ्लो वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस आ जाता है। कई बार टीचर इनके एग्जांपल पूछ लेता है, कई बार कुछ आपको वेरिएबल्स दिए होते हैं और आपको बताना होता है इनमें से कौन सा स्टॉक वेरिएबल है और कौन सा हमारा फ्लो वेरिएबल है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। भाई एक बात याद रखिएगा, नॉमिनल जीडीपी को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी एट करंट प्राइस, और रियल जीडीपी को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। तो बहुत बार ये आ जाता है कि भैया इनको बताओ क्या होते हैं, इनमें से कौन सा ट्रू इंडिकेटर है इकोनॉमिक वेलफेयर का, और कई बार तो न्यूमेरिकल आ जाता है। आपको रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी दिया होता है, प्राइस इंडेक्स पूछ लेता है टीचर। कई बार रियल जीडीपी, प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है, नॉमिनल जीडीपी पूछ लेता है। ये देखो जैसे इस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं, ये टीचर ने क्या दिया, भाई रियल जीडीपी है 520 करोड़, नॉमिनल जीडीपी है 650 करोड़, बताओ भाई प्राइस इंडेक्स क्या है, तो आपको फॉर्मूला अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कई बार नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है, प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है, रियल जीडीपी बताओ भाई क्या होता है, तो आपने इस तरह से पूरी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा लास्ट टू लास्ट ईयर तो ये क्वेश्चन आ गया, इसमें टीचर ने क्या बोला, भाई इस ईयर में ये आउटपुट थी, इस ईयर में ये मार्केट प्राइस थी, बताओ भाई कितना चेंज आया रियल जीडीपी में। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन अच्छे से
तैयार करने हैं बच्चे, न्यूमेरिकल्स करके जाने हैं। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। फिर मेरे बच्चे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डबल काउंटिंग क्या होती है और हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। होता है ना कई बार एक ही आइटम को हम नेशनल इनकम काउंट करते हुए ज्यादा बार काउंट कर लेते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, डबल काउंटिंग। तो भैया होती क्यों है और इसके क्या कारण है और इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मेरे बच्चे प्रिकॉशन जरूर करके जाना। हर मेथड की 3 मेथड है ना आपके पास, इनकम मेथड है, प्रोडक्शन मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है। चारों मेथड्स की तीनों मेथड्स की अच्छे से प्रिकॉशंस करके जाना। पेपर में कई बार टीचर प्रिकॉशंस को पूछ लेता है, तो 3 मेथड है, उनकी सारों की प्रिकॉशंस बहुत अच्छे से करके जाएंगे। फिर मेरे बच्चे आगे आते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एज ए मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जब जीडीपी को हम यूज करते हैं वेलफेयर मेजर करने के लिए, तो क्या लिमिटेशंस हैं, और याद रखना इकट्ठा कभी नहीं आता लिमिटेशंस। समटाइम एक्सटर्नलिटीज के बारे में टीचर पूछ लेते हैं, हाउ एक्सटर्नलिटीज इज ए लिमिटेशन फॉर मेजरिंग जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, या कई बार नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज के बारे में आ जाता है, कई बार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी के बारे में आ जाता है। तो आपने ये अच्छे से करके जाना है, क्या होती है एक्सटर्नलिटीज, पॉजिटिव, नेगेटिव, इसको कैसे इफेक्ट करती है वेलफेयर को, किस तरह से ये लिमिटेशंस है, अच्छे से करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मेरे बच्चे ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, नेट एक्सपोर्ट क्या होता है और नेट एक्सपोर्ट में और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में क्या डिफरेंस होता है। और मेरे बच्चे ये क्वेश्चन तो आपने बहुत पेपर्स में देखा होगा, आपको कई बार कुछ आइटम्स दी जाती हैं और आपको पूछा जाता है भाई नेशनल इनकम में इनको कैसे ट्रीट करोगे, मतलब इसको इंक्लूड करोगे या नहीं इंक्लूड करोगे, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो आपने ये आइटम्स बहुत अच्छे से रेडी करके जानी है और इनके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं। जो प्रिकॉशंस वाला क्वेश्चन आप जब तैयार करोगे ना, इनकम मेथड का, वैल्यू एडिड मेथड का, एक्सपेंडिचर मेथड का, तो आपका ये क्वेश्चन अपने आप तैयार हो जाएगा भी किसको ऐड करना है, किसको ऐड नहीं करना और क्यों नहीं करना, या करना है तो क्यों ऐड करना है। तो आपको रीजन अच्छे से यहां पे क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरे बच्चे इसमें से इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स। देखो ये अच्छे से करके जाना, हमेशा आपको एक न्यूमेरिकल नेशनल इनकम का जरूर मिलेगा और ज्यादातर मेथड्स के ऊपर आता है। बाकी इसके ऊपर मेरी एक अलग से वीडियो भी पड़ी हुई है मेरे चैनल पे, जिसमें मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स कराए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं, तो आपको ये भी आइडिया मिल जाएगा। अब आता है मेरे बच्चे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द मनी एंड बैंकिंग। जो हमारा अगला चैप्टर है वो है मनी एंड बैंकिंग। ये 6 नंबर का चैप्टर है। अब इसमें से बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत कम क्वेश्चंस करने हैं आपको, छोटा सा चैप्टर यूनिट है ये। सबसे पहले आपने मनी सप्लाई और उसके कंपोनेंट अच्छे से कर लेने हैं भैया। हर बार टीचर पूछ लेता है एक नंबर में, व्हाट इज मनी सप्लाई, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट, टिप पे होना चाहिए आपके। देन फंक्शंस ऑफ मनी अच्छे से करके जाना। भाई मनी के जो फंक्शंस हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट फंक्शन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, सारे के सारे मनी के फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन अच्छे से करके जाना, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बार्टर सिस्टम और उसकी लिमिटेशन, अक्सर टीचर पूछ लेता है बार्टर सिस्टम क्या था, उसकी क्या लिमिटेशन थी, जैसे वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, इस तरह से आपको सारी वो लिमिटेशन पता होनी चाहिए। देन अगला आता है, यानी कि मनी में से आपको सिर्फ ये 3 चीजें करनी है। मनी में से मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। मनी सप्लाई कर लो, उसे कंपोनेंट कर लो, मनी के फंक्शंस कर लो, बार्टर सिस्टम उसकी लिमिटेशन कर लो, बहुत है। अब आता है सर बैंकिंग में से क्या करें। भाई बैंकिंग में से सबसे पहले आप सेंट्रल बैंक के फंक्शंस करें, वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल बैंक के फंक्शन कौन से, बैंकर्स बैंक फंक्शन, इसे बोलते हैं बैंकर ऑफ द बैंक। क्यों कहते हैं, बैंकर टू द गवर्नमेंट फंक्शन। फिर सुपरवाइजरी फंक्शन, करेंसी अथॉरिटी फंक्शन, ये अच्छे से करके जाना, सेंट्रल बैंक के फंक्शन पे क्वेश्चन आ जाता है। फिर मेरे बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर मिल जाता है, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। भैया टिप पे होना चाहिए आपके, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, कमर्शियल बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएट करता है। अच्छा टीचर ना केवल ट्रिकी भी पूछ लेता है क्वेश्चन, वो ट्रिकी क्वेश्चन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक comes to an end when the total of required reserve becomes equal to initial deposit। ये एग्जैक्ट मेरे बच्चे बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि ये प्रोसेस तब खत्म होता है जब आपका जो इनिशियल डिपॉजिट से उसके बराबर हो जाता है हमारा रिक्वायर्ड रिजर्व। तो ये जब आप करेंगे ना न्यूमेरिकल, आपको चीज नजर आ जाएगी। तो इसमें आपने पूरा जो प्रोसेस है वो दिखाना है और आपको इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है।
फिर उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मॉनेटरी पॉलिसी दो जगह आपकी कवर होती है, एक हमारा जो एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड वाला चैप्टर है उसके जो मेजर्स है उसमें मॉनेटरी पॉलिसी आ जाती है और यहां भी आ जाती है। और मॉनेटरी पॉलिसी हमेशा इकट्ठे नहीं पूछी जाती, टीचर क्या पूछते हैं उसका कोई ना कोई कंपोनेंट पूछ लेता है। हाँ भाई ये बताओ CRR कैसे यूज करोगे एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, बैंक रेट को कैसे यूज करोगे, रेपो रेट, SLR, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मोरल सिचुएशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, सारे के सारे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है मॉनेटरी पॉलिसी के उन सबको अच्छे से तैयार करके जाना है। इकट्ठी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं आती, एक या दो इंस्ट्रूमेंट पूछे जाते हैं कि इनको कैसे यूज करोगे, क्या इनका रोल है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में या एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करने में। तो मेरे बच्चे आपने जो हमारा चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग उसमें से सिर्फ इतना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। भाई ये सबसे बड़ा यूनिट है, 12 नंबर का भी है, वेटेज भी सबसे ज्यादा है क्योंकि इसमें कई सारी चीजें हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, रिलेटेड कंसेप्ट, मल्टीप्लायर, एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड, देन मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड। तो बहुत बड़ा यूनिट है। तो इसमें से मैंने फिर भी बहुत लिमिटेड पोर्शन उठाया जो आपको करना ही चाहिए, जिसको आप छोड़ नहीं सकते, पेपर में पूछा जा सकता है। इनमें सबसे पहले तो मेरे बच्चे आपने दोनों इक्विलिब्रियम अच्छे से करनी है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम with the help of aggregate demand, aggregate supply approach and determination of equilibrium with the help of saving and investment approach। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है ये। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है पेपर के अंदर, एडजस्टमेंट बताइए अगर कभी एक्स एंटे सेविंग कम है एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट से, या कभी एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट कम है एक्स एंटे सेविंग से, मतलब समटाइम ये क्वेश्चन आ जाता है व्हाट हैपेंस, व्हाट विल बी द रिएक्शन, व्हाट विल बी एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इफ एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन एक्स एंटे सेविंग और एक्स एंटे सेविंग ग्रेटर देन एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। तो कैसे ही पूछा जा सकता है। और सेम क्वेश्चन आपका एग्रीगेट डिमांड में पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म दैट विल टेक प्लेस व्हेन एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड is greater than ex ante aggregate supply। मतलब क्वेश्चन आ जाता है भैया व्हाट हैपेंस इफ AD ग्रेटर देन AS और AS ग्रेटर देन AD। ऐसे सेविंग इन्वेस्टमेंट में अगर डिस्टर्बेंस हो जाए, सेविंग इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाए या इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज्यादा हो जाए तो क्या एडजस्टमेंट मैकेनिज्म होगा, अच्छे से करके जाना, अक्सर पेपर में आ जाता है। फिर मेरे बच्चे ये जो हमारा कंसेप्ट है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इनका रिलेशनशिप, इनकी फीचर्स अच्छे से करके जाना। समटाइम क्वेश्चन आ जाता है क्या APC ग्रेटर देन 1 हो सकता है, क्या MPS नेगेटिव हो सकता है, क्या APS 0 हो सकता है, लाइक दैट, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको तभी क्लियर होंगे जब आपको इनकी फीचर अच्छे से पता होगी। और फिर एक ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है एक दो बार, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इनका डिफरेंस अच्छे से करके जाना है। देन कंजप्शन फंक्शन एंड इट्स इक्वेशन, भाई पढ़ के जाना भाई क्या होता है कंजप्शन फंक्शन, क्या होती है इक्वेशन उसकी, C इज इक्वल टू A प्लस BY, अच्छे से इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सेम सेविंग फंक्शन एंड इट्स इक्वेशन, सेविंग फंक्शन क्या होता है, उसकी जो इक्वेशन होती है S इज इक्वल टू माइनस A प्लस स्मॉल sy, ये भी आपने अच्छे से करके जाना है। देन एक्सेस डिमांड क्या होती है, डेफिसिट डिमांड क्या होती है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एक्सेस डिमांड को इन्फ्लेशनरी गैप भी कहते हैं, डेफिसिट डिमांड को डिफ्लेशनरी गैप भी कहते हैं। क्या होता है ये, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो अच्छे से ये दोनों आपको आने चाहिए। फिर उसके बाद मेरे बच्चे फिस्कल पॉलिसी टू कंट्रोल एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पे मॉनेटरी पॉलिसी दोबारा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी ऑलरेडी हमने बैंकिंग वाले चैप्टर में कवर कर ली है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा सम टाइम आप देखो ट्विस्टेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, ध्यान देखना। एन इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम, व्हाट इज मीन्ड बाय गिवन स्टेटमेंट, डिस्कस वन फिस्कल मेजर एंड वन मॉनेटरी मेजर टू टैकल द सिचुएशन। भाई इकोनॉमी की सिचुएशन में अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में क्या होता है इकोनॉमी के अंदर, जब अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है तो उस समय इकोनॉमी के अंदर हमारी सप्लाई ज्यादा होती है, डिमांड कम, यानी डेफिसिट डिमांड पाई जाती है। तो यहां पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि डेफिसिट डिमांड अगर है, देखो याद रखना, जब ओवर एम्प्लॉयमेंट होता है तो वहां पे एक्सेस डिमांड होती है और जब अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है तो वहां पे डेफिसिट डिमांड होती है। तो क्वेश्चन ये है कि भैया डेफिसिट डिमांड है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है,
तो बताओ मॉनेटरी मेजर मतलब मॉनेटरी पॉलिसी का कोई एक इंस्ट्रूमेंट बताओ, ऐसे फिजिकल मेजर यानी फिजिकल पॉलिसी का कोई एक इंस्ट्रूमेंट बताओ, आप उससे कैसे उसको ठीक करोगे। तो ध्यान रखना है मेरे बच्चे, थोड़ा सा अपना आईक्यू यूज करना है भाई। अंडर इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, फुल इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, ओवर इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, तो ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। फिर मेरे बच्चे अगला टॉपिक आता है हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में कई बार पूछा गया है, इसकी वैल्यू कैसे डिटरमिन करते हैं, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए मल्टीप्लायर का। फिर व्हाट कैन बी इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है 1, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है इंफिनिटी, क्यों होती है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर मल्टीप्लायर उसका रिलेशन एमपीसी के साथ एमपीएस के साथ अच्छे से आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर टीचर आपसे पूछ ले तो आप उसको बता सकें। फिर उसके बाद वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां तो मल्टीप्लायर की वर्किंग या क्रेडिट क्रिएशन, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आ जाते हैं। तो मल्टीप्लायर की वर्किंग आपने करके बतानी है कि भैया अगर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं तो उससे इनकम में कैसे चेंज आएगा। तो क्वेश्चन कैसे आया, हाउ एन इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट अफेक्ट द लेवल ऑफ फाइनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी, यानी आपने इसको कैसे दिखाएंगे, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर से एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। Then numericals of aggregate demand, aggregate supply, again very important। भैया इसमें से भी न्यूमेरिकल अक्सर आ जाता है, और माइंड वन थिंग इसके ऊपर भी मेरा लेक्चर न्यूमेरिकल्स के पड़ा हुआ है ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप उसको देख सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं बच्चे। अब आता है मेरे बच्चे नेक्स्ट यूनिट, दैट इज द गवर्नमेंट बजट। 6 नंबर का यूनिट है, और भैया इतना छोटा सा यूनिट है, इतना छोटा सा चैप्टर है कि आराम से 6 नंबर आपकी जेब में जाने वाले हैं। सबसे पहले तुमने करना क्या है, इसमें ना कुछ डिफरेंसेस अच्छे से पहले कर लेना। भाई पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड का क्या डिफरेंस होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस कर लेना, रेवेन्यू रिसीव्स कैपिटल रिसीव्स का डिफरेंस कर लेना, सेम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस कर लेना। और एक बात सुनो ध्यान से, कई बार ना क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, कुछ एक्सपेंडिचर्स दिए होते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है बताओ भाई ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कई बार कुछ रिसीव्स दी होती हैं, आपसे पूछ लिया जाता है ये कैपिटल रिसीव्स है या रेवेन्यू रिसीव्स है। तो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कैसे उसको आपने फाइंड आउट करना है। देन फिर इसके बाद इसमें अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। देखो गवर्नमेंट बजट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और टीचर कभी इकट्ठे ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता, एक या दो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। टीचर पूछ सकता है एक्सप्लेन द रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, एक्सप्लेन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, एक्सप्लेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रीजनल इक्वालिटी, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं गवर्नमेंट बजट के, और टीचर इनमें से कोई एक या दो आपसे पूछ सकता है। देन फिर मेरे बच्चे ये डेफिसिट अच्छे से करके जाना, क्या होता है बजटरी डेफिसिट, क्या होता है प्राइमरी डेफिसिट, क्या होता है फिस्कल डेफिसिट, क्या होता है नेट प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, और फिर इनकी इंप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इनकी रेलेवेंस क्या है, हम इन डेफिसिट से हमें क्या पता लगता है, किस लिए इनको कैलकुलेट किया जाता है, तो इंप्लीकेशन भी आपके टिप पे होनी चाहिए। यानी इस चैप्टर में से सिर्फ ये क्वेश्चंस करने हैं, नॉट मोर देन नॉट लेस देन। फिर मेरे बच्चे हमारे पास लास्ट टॉपिक आ जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। भाई अगेन ये 6 नंबर का टॉपिक है, और बहुत ज्यादा इसमें से नहीं, सिर्फ 8 क्वेश्चन आपने करने हैं, दोनों चैप्टर्स में 8 क्वेश्चन, सिर्फ 8 क्वेश्चन। सबसे पहले आपने करना है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत बार आया भैया। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट किसको बोलते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को। एंड फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, कैसे डिटरमिन करते हैं। देन सोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, भाई फॉरेन एक्सचेंज के सोर्सेज क्या है, डिमांड के, सप्लाई कहां से आती है फॉरेन एक्सचेंज की, ये आपको अच्छे से 2-2, 3-3, 4-4 याद होने चाहिए, टीचर पूछ लेता है आपसे। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में डिफरेंस बताओ, या इसका ऑपोजिट भी आ सकता है भैया, ओवर वैल्यूएशन और एप्रिसिएशन में डिफरेंस बताओ, या रीवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन में डिफरेंस बताओ, तो अच्छे से पता होना चाहिए। और फिर ये भी क्वेश्चन कई बार ऐसे टेक्निकल आ जाते हैं कि भैया जब करेंसी का डेप्रिसिएशन होता है या डीवैल्यूएशन होता है, उसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये भी आपको क्वेश्चन अच्छे से पता होना चाहिए। फिर ऑटोनोमस अकोमोडेटिंग आइटम का डिफरेंस बहुत बार आ चुका है, भाई क्या है अकोमोडेटिंग आइटम, क्या है ऑटोनोमस आइटम, अच्छे से डिफरेंस करके जाना इसका। और फिर मेरे बच्चे
करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी आइटम्स होती हैं अच्छे से पता होना चाहिए। समटाइम टीचर कुछ आइटम्स दे देता है और आपको पूछा जाता है कैसे ट्रीट करोगे, भाई करंट अकाउंट में लिखोगे या कैपिटल अकाउंट में लिखोगे, तो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि भैया हमने इसको किस तरह से मैंने लिखना है। तभी पता होगा जब आपको उसकी आइटम अच्छे से आएंगी। और फिर कुछ ट्रिकी क्वेश्चन देखो कैसे आ जाते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट इन इकोनॉमी मस्ट बी फाइनेंस्ड बाय ए कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल अकाउंट सरप्लस। डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? अब हमें अच्छे से पता है ये बात, भाई जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है हमेशा बैलेंस्ड होता है, क्योंकि जितना करंट अकाउंट में डेफिसिट होता है उतना ही कैपिटल अकाउंट में सरप्लस होता है। एंड ऑपोजिट, अगर कभी कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट होगा करंट अकाउंट में उतना ही सरप्लस होगा, और इसीलिए ये हमेशा बैलेंस्ड होता है। अकाउंटिंग सेंस के अंदर हम बोल देते हैं कई बार बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज रिमेन बैलेंस। तो वो ट्रिकी क्वेश्चन देखो टीचर ने इस तरह से पूछ लिया, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, जितना करंट अकाउंट में डेफिसिट होगा उतना कैपिटल अकाउंट में सरप्लस होगा, और तभी ये बैलेंस करेगा, और इसीलिए हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज इन बैलेंस। और फिर लास्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे, नॉट द लीस्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है? या कई बार टीचर डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेता है बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या डिफरेंस है, तो अच्छे से आपको यह पता होना चाहिए। तो ये थे मेरे बच्चे टोटल 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चन टोटल पूरी मैक्रो इकोनॉमिक में से मैंने निकाल के आपको दे दिए हैं। तो आप मेरे बच्चे अगर 10 क्वेश्चन भी डेली करें तो 5 दिन में आपकी मैक्रो खत्म होती है। और इसी तरह मैं अभी कल इंडियन इकोनॉमी के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, तो बेटा इनको अच्छे से तैयार करो, और मैं आपको श्योरिटी देता हूं आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। और मैं कमिंग वीक में जब आपके पेपर आने वाले हैं, मैं कमिंग वीक में आपको यह भी प्रॉमिस कर रहा हूं ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा भी जरूर, एक बार दोबारा से फिर करवाऊंगा इन क्वेश्चंस को। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, किसी का भला हो जाएगा भाई, कोई बेचारा परेशान होगा क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, उसको पता लग जाएगा कि ये काम करके भी वो बड़े अच्छे नंबर ले सकता है। थैंक यू वेरी मच।